राधे राधे। आज हम इस वीडियो में ऐसी बात करने जा रहे हैं क्योंकि होली का त्योहार सामने है और कई लोगों के विवाह हुए हैं होली से पहले। तो कई लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है कि होली का पहली होली बहू अपने ससुराल में मना सकती है क्या, और जो जिनका विवाह हुआ है और पहली होली जिनकी है वो दोनों सास बहू ध्यान से सुन ले। सास बहुओं के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके घर में अभी नई नई बहू आई है वो ये वीडियो बिना सुने रहे नहीं। हाँ, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है और हमने देखा है हमारे घरों में बहुएं पहला होलिका का त्योहार अपने घर में नहीं मनाती हैं बल्कि मायके में चली जाती हैं। पहली होली वो अपने मायके में मनाती हैं। इसके कई रीजन है पर उसमें से एक दो रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहला, होलिका का जो स्वभाव है वो है जलना। जैसे हम प्रहलाद जी को जलाने के लिए होलिका लेके गई थी, और अभी जो बहू आई है हमारे घर में वो प्रेम स्नेह ये प्राप्त करना चाहती है। तो पहली होलिका का दहन हम उसको नहीं दिखा सकते। और ऐसा भी मान्यता है कि अगर दोनों सास बहू उस पहली होलिका का दहन देखें तो दोनों में खटपट हो जाती है, अनबन हो जाती है और जीवन भर वो खटपट फिर सिलटने में नहीं आती है। ऐसा हमने कई लोगों से सुना, गांव में हमने देखा भी है कि पहली होली नहीं मनाते। दूसरा, होली के दिनों में तंत्र क्रियाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आप देखेंगे ये जो रात्रि है ये बड़ी प्रबल होती हैं। होली हुई, दीपावली हुई, इनकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी हैं, लेकिन लोग इसे नेगेटिव एनर्जी के लिए ज्यादा यूज करते हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस पे तंत्र विद्या कर दी, उस पे तंत्र विद्या कर दी, तो उसमें भूत प्रेत पिशाच इन सबका भी आना जाना बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इन सबका आना जाना होगा और जब बहू आई है, जैसे किसी का 15 दिन पहले विवाह हुआ, किसी का 1 महीने पहले विवाह हुआ, 2 महीने पहले विवाह हुआ, या एक थोड़े 12 महीने भी पहले विवाह हुआ, तो आपने देखा होगा कि उसके अंग पर जो उबटन इत्यादि होता है, वो जो श्रृंगार होता है, जो सुगंधित तेल फुलेल ये सब होते हैं, इससे ये बुरी जो चीजें हैं वो आकर्षित होती हैं। इसलिए भी हम पहले होलिका का दहन होते हुए नहीं देखते और इसलिए हम होली का पहला त्योहार नहीं मनाती। तीसरी बात, जब होली आती है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि होली से पहले नई दुल्हन अपने मायके चली जाती है, और नई दुल्हन जब अपने मायके चली जाती है तो दूल्हा उसे लाने के लिए जाता है, मतलब अगले दिन वो आ जाएगी इसके लिए। तो दूल्हा के आने से तो उस घर में भी, दुल्हन के मायके में भी 2 चीजें मानी जाती हैं। पहली कि दुल्हन जो हमारी बेटी है वो उस घर के आंगन में आखिरी होली मना रही है, और उस होली के तमाम जो रंग हैं वो प्रेम के रंग, चाहे वो चाचा ताऊ भाई इत्यादि उन सब के साथ में खेलती है। और कहते हैं कि होलिका के दिन अगर वो बेटी प्रार्थना करे तो उस मायके में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। और फिर जमाई के आ जाने से, जब जमाई आ जाता है होली, तो पहली होली जमाई खेलता है अपने ससुराल में। और आप तो जानते ही हैं कि जब जी होली खेलने आ जाएं ससुराल में जी, तो होली में कितना रस और प्रेम और अपनापन बरसता है। तो इसके लिए पहली होली जमाई तो ससुराल में मना सकता है, लेकिन बेटी ससुराल में नहीं मनाती, इसलिए बेटी अपने मायके में चली जाती है। बाद में तो फिर सब अपने अपने व्यस्त हो ही जाते हैं और अगली होली से सब। तो इसलिए पहली होली का, जैसे कई जगह तो ऐसा भी सुनने को मिलता है कि बहू और बेटा अगर पहली होली यहीं मनाएं बहू के ससुराल में तो दोनों के लिए शुभ नहीं होती। खैर, हम तो इस बात पे बिलीव नहीं करते। शुभ और अशुभ तो सब ठाकुर जी के हाथ में है, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। पर मुझे जब सुनने को मिला तो मैंने कहा मैं आपको सचेत कर दूं और आपकी एक शंका का समाधान कर दूं कि हाँ, अगर हमारे बड़ों ने कहा है कि पहली होली बहू अपने ससुराल में नहीं मनाएगी तो आप ये निर्णय करें कि हम नहीं मनाएंगे। और जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, धर्म जीवन 2 ही तरीके से जिया जाता है, वेद रीति और लोक रीति, और दोनों ही तरीके से विवाह भी होता है, वेद रीति और लोक रीति। तो वेद जो कहें उसे धर्म स्वीकार कीजिए और लोक रीति जो हो उसको हृदय से पालन कीजिए। कि होलिका दहन कब होना है, उसके पीछे एक विशेष रीजन भी है। 2 तारीख को जब पूर्णिमा मिल रही है तो भद्रा साथ में मिल रही है, और 3 तारीख को जब भद्रा समाप्त हो रही है, ग्रहण भी समाप्त हो रहा है, तब पूर्णिमा नहीं मिल रही, क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण भी है। तो अब होलिका दहन कब करना है? शास्त्रों में भद्रा लगने पर होलिका दहन नहीं करना चाहिए, परंतु अब स्थिति ऐसी है जिसमें न तो 3 को
हम लोग होलिका दहन कर सकते, क्योंकि उसके लिए रात्रि आवश्यकता है, पूर्णिमा होनी चाहिए। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है और फिर पूर्णिमा समाप्त हो रही है। तो इसके लिए अनेक आचार्यों ने, विद्वानों ने एक मार्ग निकाला है कि होलिका दहन 2 तारीख की रात में किया जाए। उस समय भद्रापुच्छ माने रात्रि में 1:16 से 2:25 तक ये मुहूर्त रहेगा। और इसमें ये जो मुहूर्त है, इसमें उतरती हुई भद्रा का समय है, तो इसमें ही होलिका दहन करना चाहिए इस समय जो कुछ आचार्य कह रहे हैं। अन्यथा सुबह का भी समय है 3 तारीख की मॉर्निंग में, वो वहाँ भद्रा समाप्त हो रही है, पर सूर्य उदय से पूर्व 5:19 से 6:55 तक है, पर वो रात्रि नहीं है, वो ब्रह्म मुहूर्त हो जाएगा। तो इसलिए शास्त्र भी कहते हैं, अनेक संत भी कहते हैं, आफतकाले मर्यादा नास्ति। तो कई चीज़ों का पालन होगा और कई चीज़ों का बिछोह भी हो सकता है, परंतु अगर हमें होलिका दहन करना है, और होलिका दहन तो करना ही हम सबको, तो उचित समय यही रहेगा 1:16 से 2:25 तक भद्रापुच्छ में रात्रि में ही 2 तारीख की रात्रि में हम लोग होलिका दहन मनाएं। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, जिसकी वजह से होलिका दहन में भी सनातनियों को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है दोपहर में 3:20 से शाम को 6:47 तक इसका पूरा टाइमिंग रहेगा। और यहाँ पर एक और बात है, 9 घंटे पहले सूतक लग जाएंगे, और अगर इसमें 9 घंटे पहले सूतक लग गए हैं, सुबह 6:20 से ये सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। तो जिन माता बहनों को प्रसाद बनाना है या घर वालों को भोजन बनाना है, सूतक काल से पहले ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ हम बता दें कि बच्चों को, बुजुर्गों को और बीमार लोगों को इसमें छूट है, लेकिन उनके लिए भी एक व्यवस्था करनी चाहिए कि भोजन 6:20 से पहले बन जाए और उसमें कुसा डाल दिया जाए। कुसा डाल दिया जाए, फिर वो बच्चे कभी भी उस भोजन को लें तो वो सूतक का असर उस भोजन पे नहीं होगा। ये तो मैंने बता दिया एक सरल सा बात जो आपके यूज़ में आएगी, पर ग्रहण के समय ये याद रखना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हमने कहा 3:20 से ये ग्रहण शुरू हो रहा है, तो 3 बजे कौन सा चंद्रमा निकलेगा? आप सोच रहे होंगे कि 3 बजे तो चंद्रमा नहीं निकलता, फिर ग्रहण कहाँ से होगा? तो स्थिति यह है कि जहाँ से ये चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है वहाँ रात्रि है, और जब हमारे यहाँ चंद्र निकलेगा तो ऑलरेडी उस ग्रहण से, उस राहु के प्रहार से ग्रसित होगा और हमें पूर्ण ग्रहण वाले चंद्रमा का ही दर्शन होगा, मतलब उतरते हुए चंद्रमा का ग्रहण का दर्शन होगा। तो दर्शन अगर होगा सूर्यास्त के बाद, जहाँ जहाँ सूर्यास्त के समय थोड़ा सा चेंजेज होंगे, तो जहाँ चेंजेज होंगे टाइम के हिसाब से उनको ग्रहण का दर्शन तो होगा। इसका मतलब जहाँ दर्शन होगा वहाँ सूतक भी मान्य होंगे, पूरा काल मान्य होगा। तो इसका मतलब है चाहे 3 बजे हमारे यहाँ दिखे न दिखे, पर ग्रहण का असर तो हम लोगों को अंत में दर्शन हो रहा है, तो ये बात मान्य हो जाएगी। तो चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो बातें ये, गर्भवती माताओं को अपना ध्यान रखना चाहिए, चाकू इत्यादि नहीं चलाना चाहिए, जो भोजन या अथवा कई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य विशेष बड़े जो भी हम लोगों के होते हैं वो ग्रहण और सूतक काल में नहीं होने, उसमें ज़्यादा ज़्यादा भजन करें, जाप करें, पुण्य करें। ग्रहण काल क्योंकि हमारे यहाँ कहीं 25 मिनट दिखेगा, कहीं आधा घंटा, कहीं 1 घंटा दिखेगा, तो जहाँ सूर्यास्त जितनी जल्दी होगा उतना ही ज़्यादा ग्रहण का दर्शन होगा। तो ग्रहण काल में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ काम है वो है भगवान का भजन और भगवान की कथा, और अपने हाथों से दान पुण्य। ये अवश्य करना चाहिए। बच्चों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को सावधानी ग्रहण में बरतनी चाहिए। तो अच्छे काम भी आप इसमें पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करके आप ये होलिका दहन करिए। आप सबके लिए माँ होलिका बहुत बहुत मंगलमय दिवस लाए, आने वाले समय में शुभ हो, मंगलमय हो।
आप सभी को प्रिया कांजू कृपा करें, आपके बाल गोपालों को तरक्की प्रदान करें, जो आप चाहते हैं आपको वो प्राप्त हो। बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी होली ऑल ऑफ यू। राधे राधे।